विवेक से देख सकते हैं। हिंदी प्रदेशों की अपनी एक अलग दुनिया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग दुनिया भर में जाते तो हैं, तो किस आधार पर मान लिया जाए कि उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं? जब हिंदी प्रदेश को धारा 370 से इतना फर्क पड़ता है तो मणिपुर से क्यों नहीं पड़ रहा? आपकी मुलाकात डॉक्टर प्रियदर्श से कराना चाहता हूं। डॉक्टर प्रियदर्श ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और सेवाग्राम के एमजीआईएमएस से कम्युनिटी मेडिसिन में पीजी की पढ़ाई की है। डॉक्टर प्रियदर्श अकेले मणिपुर गए, कुकी राहत शिविरों में भी गए, मैतेई राहत शिविरों में भी। डॉक्टर प्रियदर्श खुद वहां जाकर हिंसा की प्रकृति को समझना चाहते थे और लोगों की मदद करना चाहते थे। इसके पहले डॉक्टर प्रियदर्श 2008 में बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आई, वहां भी गए। 2013 में केदारनाथ प्रलय के बाद भी गए। 2018 में केरल में बाढ़ आई तो वहां भी गए। इस नौजवान डॉक्टर के और भी साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में और आपदा के वक्त जाकर लोगों की मदद करते हैं, इलाज करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे जो दोस्त काम कर रहे हैं उनकी मदद से हमने मणिपुर में जो संस्था है और लोग काम कर रहे हैं उनकी जानकारी ली। मणिपुर में के जो मैतेई और कुकी समुदाय के दोस्त हैं जो सच में जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं, उन सबको लेके हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने तय किया कि जो भी लोग मणिपुर में हिंसा से प्रभावित है उन सबको हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। तब फिर ये तय हुआ कि टीम के तरफ से मैं मणिपुर जाऊंगा और वहाँ की जो भी जानकारी है वो जमा करूंगा। बिष्णुपुर मोइरांग इलाके में मैतेई जो शिविर है वहाँ पे मैंने भेंट दी, वहाँ के लोगों से चर्चा की, उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो जाना। उसके बाद मैं फिर से कैंकोपी में गया और साइकुल में गया जो जहाँ पे कुकी समुदायों के शिविर है, वहाँ पे भेंट दी और उनकी भी जो समस्या है उसको जानने की कोशिश की। एक तो ये चीज़ पक्का पता चल रही थी कि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास बहुत बढ़ गया है और हिंसा की काफ़ी सारी घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से लोगों के मन में डर है, आक्रोश है, क्रोध है और एक दूसरे से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह पे हिंसाएं दोनों समुदाय के बीच में घटित हो रही है। यदि आपको मैतेई जो भी लोग रहते हैं उस जगह से जहाँ पे कुकी समुदाय रहता है उस जगह पे जाना पड़ रहा है तो भी शायद आपको रोक दिया जाएगा। यदि आप कोई राहत सामग्री वहाँ पे भेजना चाहते हैं तो भी उस राहत सामग्री को छीन लिया जाएगा। मणिपुर में 2 महीने बाद स्कूल खुले और खुलते ही एक स्कूल के सामने एक वृद्ध कुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि रात के वक्त गोलीबारी की घटना में कोई कमी नहीं आई है। दोनों समुदायों के बीच भरोसे की दीवार बनती नहीं दिख रही। मणिपुर में हथियारों की लूट की खबरें अभी भी आ रही हैं। डॉक्टर प्रियदर्श के मोबाइल कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में मणिपुर के भीतरी इलाकों और राहत शिविरों के भीतर विस्थापन का अंदाजा मिलता है। 50,000 लोग इन शिविरों में बताए जा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके घर जल चुके हैं, हर तरह का प्रमाण पत्र खाक हो चुका है। इनके पास खुद को प्रमाणित करने के लिए राहत शिविर की इस मच्छरदानी के अलावा कुछ भी नहीं। 2 महीने से ये लोग इसी हालत में रह रहे हैं। कुकी शिविर हो या मैतेई शिविर, हर जगह हिंसा ने एक ही तरह का तांडव दिखाया है। डॉक्टर प्रियदर्श से बातचीत कर पता चला कि दोनों समुदाय के युवा इसी आशंका में रहते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग उन पर बंदूकों से हमला कर देंगे, तो इसके लिए उन्हें भी बंदूक लेकर तैयार रहना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ हिंसा और बंदूक पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा सकती है। कुकी इलाके में अब कोई मैतेई नहीं रहता, मैतेई के इलाके में कोई कुकी नहीं रहता। गांव के बाहर बंकर भी दिखे जिसका इस्तेमाल बाहरी हमले से बचने के लिए किया जा रहा है। यहां तक कि अस्पतालों में जहां कुकी और मैतेई डॉक्टर साथ साथ काम करते थे वहां भी अब एरिया के हिसाब से एक समुदाय के डॉक्टर गायब हो चुके हैं। इस वजह से इलाज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। किसी भी समुदाय के लिए इम्फाल पहुंचना मुश्किल है और नागालैंड और मिजोरम जाकर इलाज कराना और भी मुश्किल। इमरजेंसी की हालत में जिंदगी दांव पर लग जाती है। डॉक्टर प्रियदर्श किसी तरह से दोनों समुदायों के राहत शिविरों में जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। राहत शिविरों में रहने वालों की असुरक्षा अलग ही किस्म की है। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। ज्यादातर गरीब लोग हैं। दोनों समुदाय के संपन्न लोग मणिपुर से बाहर जा चुके हैं। मणिपुर में इंटरनेट बंद है, इसलिए पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है। एटीएम के बाहर लाइनें लंबी होती जा रही हैं। डॉक्टर प्रियदर्श ने देखा कि यहाँ की जिंदगी की अपनी 100 मुश्किलें हैं।
शौचालय की सफाई अच्छी नहीं, पानी की सप्लाई है मगर साफ नहीं। ज्यादातर दिनों में राहत शिविरों के भीतर चावल और दाल ही मुख्य भोजन के रूप में दिया जा रहा है। केवल 2 बार भोजन मिलता है, सुबह का नाश्ता नहीं। बहुत कम होता है कि सब्जी भी हो या मांस भी। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है और चीजों की सप्लाई भी कम है, जिससे इन शिविरों में आहार का संतुलन बिगड़ सकता है। नींद पूरी नहीं होने के कारण और विटामिन की कमी के कारण मुंह में अल्सर की शिकायतें देखी जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं की अपनी मुश्किलें हैं। बच्चों के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम तुरंत करना चाहिए। लोगों को डायरिया हो रहा है, बुखार, सर्दी, खांसी तो आम बात है। बीपी और डायबिटीज के मरीजों का ध्यान रखे जाने की जरूरत है। इन शिविरों में मेडिकल टीमें आती हैं मगर वो काफी नहीं। राहत शिविर से बाहर जाकर दवा खरीदने या डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं, डॉक्टर भी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों ने अपनी आंखों के सामने हिंसा और हत्याएं देखी हैं। बच्चों और युवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कोविड के कारण 2 साल पढ़ाई नहीं हुई, अब हिंसा के कारण पढ़ाई रुक गई है। टीचर भी भाग गए हैं, बच्चे स्कूल लौट नहीं सकते। स्कूल तो खुले हैं मगर कुकी इलाके में पढ़ाने वाले मैतेई शिक्षक नहीं हैं और मैतेई इलाके के स्कूलों का भी वही हाल है। माँ बाप के पास फीस देने के पैसे नहीं, किताबें भी जल गई हैं। 90 से अधिक स्कूल तो इसीलिए नहीं खुल सके क्योंकि उन्हें राहत शिविरों में बदल दिया गया है। बच्चे स्कूल जाने के लिए इतने बेताब हैं कि सबसे अधिक उपस्थिति राहत शिविरों के बच्चों में ही देखी जा रही है। Did you know that learning Microsoft Power BI can be the smartest move to make in your career? मणिपुर में इंटरनेट बहाल करना बहुत जरूरी है। इंटरनेट के नहीं चलने से लोग मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई उन्हें पैसे भेज पा रहा है और ना ही ये पैसे निकालकर सामान खरीद पा रहे हैं। यही नहीं, इंटरनेट नहीं होने के कारण भीतरी इलाकों की तस्वीरें भी नहीं आ पा रही। आपने कितनी रिपोर्ट पढ़ी कि 200 से अधिक चर्च जला दिए गए, मगर उनकी कितनी कम तस्वीरें जनता के बीच पहुंची, अखबारों में दिखी। मणिपुर हाईकोर्ट में इसे लेकर बहस चल रही है कि इंटरनेट चालू की जाए। पिछली बार कोर्ट ने सीमित इंटरनेट सेवा देने के आदेश दिए थे। कोई सीरियस होता है तो उसको जाने के लिए जो यातायात के साधन है वो उपलब्ध नहीं है, और अगर कर्फ्यू लगा है तो फिर वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं, वो कैंप में है, कैंप में बच्चों को जन्म दे रही है। बच्चों का अगर टीकाकरण है वो पूरी तरह से रुक गया है। यदि गांव में किसी को, उस कैंप में किसी को सर्दी खांसी ये लग जाता है तो फिर पूरे कैंप में वो फैल जाएगा। दस्त लग जाएगा तो वो फैल सकता है। बच्चों की शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे घर जल गए तो बच्चों की किताबें, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के सर्टिफिकेट, सारा कुछ जल गया है। तो जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं या जो युवक कॉलेज में जाते हैं वो अभी राहत शिविरों में है। वो कॉलेज जा पाएंगे या नहीं उनको पता नहीं, गाँव वापस जा पाएंगे नहीं उनको पता नहीं, या फिर नए कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो इससे पहले किस कक्षा में पढ़े हैं। बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है। अभी खेती शुरू होने वाली थी लेकिन ये लोग राहत शिविरों में तो खेती नहीं कर पा रहे। वापस घर जाएंगे क्या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि एक तो ये पता नहीं है कि वहां पे जाके वो उन पे हिंसा होगी या नहीं, या दूसरा उनका घर बचा है या नहीं, यही बहुत लोगों को पता नहीं है। शायद इनका घर पूरी तरह से जला दिया गया हो, तहस नहस कर दिया गया हो। जब डॉक्टर प्रियदर्श जैसे लोग मणिपुर